हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विज्ञान का पहला अध्याय पादपों में पोषण। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप अर्थात पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं। पादपों में पोषण। बूझ जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, तो हम पढ़ेंगे पादपों में पोषण विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उनके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। दोबारा से पढ़ें। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उनके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की यह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। दोबारा से पढ़ें क्योंकि ये आपका प्रश्न का उत्तर हो सकता है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, मतलब स्वयं बनाते हैं, स्वपोषण कहलाती है। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, पेड़ पौधे के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें विषमपोषी भी कहते हैं। पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित है। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं। खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। प्रकाश संश्लेषण। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मतलब मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर स्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा मतलब छेदों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवेश करती है। बूझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोशिकाओं के बारे में। आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनी होती हैं, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है जो कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिन्हें कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाता है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। मतलब ऐसे छिद्र जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर आ सकती है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल सकती है, उन्हें रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे। पहेली जानना चाहते हैं कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है परंतु पादप के दूसरे भाग में नहीं।
पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत होता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर ही निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को निम्न ऊर्जा समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल, यह सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड मतलब स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। बूजो ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती हैं। वह जानना चाहता है क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा सूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। एक क्रियाकलाप करते हैं 1.1। एक ही प्रकार के पादपों के दो गमले लीजिए। एक को अंधकार मतलब काले बक्से में 72 घंटों के लिए रखिए और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण की एक प्रकार कीजिए जैसे कक्षा 6 में आपने किया था। आपने अवलोकनों को नोट कीजिए, जो आप यहाँ पर रिजल्ट निकाल रहे हैं उनको लिखिए। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्तियों पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षण अपनी नोटबुक में लिखें। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थिति लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं अर्थात ढक देते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी काई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका हरा रंग क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिस कारण ये हमें हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप मतलब पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इस रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोग करके यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा
है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संगठनों के साथ पादपों को नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठनों जैसे प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। पादपों में पोषण की अन्य विधियां। कुछ पादप मतलब पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषण किस प्रकार प्राप्त करते हैं। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्मित खाद्य पर निर्भर रहते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित मतलब चढ़े हुए होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित कर देते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु, मैं इस पौधे की बात कर रहा हूँ जो अमरबेल दिखाई दे रही है, क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए। अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। पहली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जू एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी हैं? क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है और उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 के पादप को देखिए। इसकी घड़े मतलब घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके होते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं, नीचे की ओर झुके होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो उसके रोम उसके बीच फंस जाते हैं। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा संडू कीटभक्षी पादपों के ऐसे अन्य उदाहरण हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। बूझो भ्रमित है। यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है? क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें आवश्यकता है? मृत जीवी। आपने बाजार में छत्रक मतलब मशरूम बिकते हुए देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियां तथा तनों या छाल पर छाते के समान संरचना के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे कहाँ से प्राप्त होते हैं। बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता। ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते। इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते। एक क्रियाकलाप करते हैं 1.2। ब्रेड मतलब डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम अथवा उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए, अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचनाएं दिखाई न देने लगे। ये धब्बे जैसे किस रंग के हैं? किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचना दिखाई पड़े। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि विभिन्न या भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तु जैसे जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उन्हें साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिनमें जीव किसी मृत अथवा विघटित जैविक पदार्थों से पोषण तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाता है। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं। कवक, फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थ पर उगते हैं।
ये उन स्थानों पर उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है। इस कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट एवं अनुपयोगी हो जाते हैं। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। पहेली को याद है कि उनके सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वह जानना चाहते हैं कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं। बूझो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं। पहले ने बताया कि यीस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं और मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि रूप में भी होता है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषण तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध को विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें एक शैवाल होता है और दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषण तत्व उपलब्ध करवाता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे के लॉन एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है। क्या आप जानते हैं कि इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा में खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में उनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप उनका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वे चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध को किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस अध्ययन में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप एवं अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी होते हैं। इस पाठ के दौरान आपने क्या सीखा। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए एवं आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं।
प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों द्वारा प्राप्त करते हैं, वे मृत जीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप मृत जीवी हैं, वे परपोषी पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते होते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका उत्तर है, जीवों को निम्नलिखित कारणों से खाद्य की आवश्यकता होती है, जैसे ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए, शरीर का निर्माण करने के लिए, शरीर में कोशिकाओं एवं ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत के लिए, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए। इसे रोककर आप अपने उत्तर को अच्छी तरीके से लिख ले। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। परजीवी वह जीव जो अन्य जीव मतलब परपोषी से भोजन एवं आवास प्राप्त करता है तथा परपोषी को हानि पहुंचाता है, परजीवी कहलाता है। इस प्रकार परजीवी परपोषी को नुकसान पहुंचाकर लाभ प्राप्त करता है, इसलिए उदाहरण के लिए अमरबेल। मृतजीवी वह जीव जो पौधों एवं जंतुओं के सड़े गले जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाता है। उदाहरण के लिए कवक और जीवाणु। तीसरा प्रश्न, आप पत्तियों में मंड मतलब स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर है, पत्तियों में मंड मतलब स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। पौधे की एक पत्ती लेकर उस पर आयोडीन विलयन कुछ बूंदे डालेंगे, पत्ती का रंग नीला या काला हो जाता है, यह दर्शाता है कि पत्ती में मंड मतलब स्टार्च है। चौथा प्रश्न, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो यहाँ पर एक अभिक्रिया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल, ये मिलकर सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को निम्नलिखित परीक्षण द्वारा समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट अंततः मंड मतलब स्टार्च में परिवर्तित हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाती है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। पांचवा प्रश्न, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो ये चित्र दिखाई दे रहा है, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण उपस्थित न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा बनाए भोजन पर निर्भर करता है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं पादपों से ही प्रारंभ होते हैं। इस प्रकार पौधे भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्योंकि हरे पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन का भंडारण मंड मतलब स्टार्च के रूप में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा और ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। घ प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त करते हैं या ऑक्सीजन गैस का उत्पादन करते हैं। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों से संबंधित परिभाषित कीजिए। पीर दुर्बल तने वाला परजीवी पादप अमरबेल मतलब पीले तने वाला एक बेल, जिसको अमरबेल बोलते हैं, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषमपोषण दोनों की प्रणाली पाई जाती है। घटपर्णी वेरंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पर्णरंध्र। आठवां प्रश्न, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। अमरबेल उदाहरण है परजीवी का। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? घटपर्णी पिचर पादप। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। यहाँ पर ये हैं, देखो इस प्रकार से।
जैसे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? एक क्लोरोफिल पाया जाता है पत्ती के अंदर, ठीक है। और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन यहाँ पर परजीवी, घटपर्णी, परपोषित जीवाणु, तो क्लोरोफिल पत्तियों के अंदर पाया जाता है। अमरबेल परजीवी होता है। जंतु, जंतु होते हैं परपोषित। कीट बक्षी, कीट बक्षी होता है घटपर्णी या पिचर पादप। तो नाइट्रोजन को आप किससे जोड़ोगे? जीवाणु से, ठीक है। नाइट्रोजन जीवाणु उत्पन्न करते हैं। 10वां प्रश्न, निम्न कथनों में सत्य और असत्य का कथनों का चयन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, गलत। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृत जीव, गलत है, ये भी गलत है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रोटीन उत्पाद प्रोटीन नहीं है, ये सही है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक रूपांतरण हो जाता है, ये सही है। सही विकल्प चुनिए। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है? रंध्र के द्वारा। वायुमंडल से मुक्त जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है पत्ती।